दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी जिंदगी गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अगर इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां पर आप सभी वीडियो का लिंक आपको दिया रहेगा, आप वहां पर जा करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको समझ में आए कि आखिर वीडियो में कहा क्या गया है। दोस्तों, इसके पहले सोर्स ए हम पढ़ाने के बारे में मुद्दा में नहीं थे, बट हम एक बार इसको रीड कर देते हैं ब्लॉकिंग सिस्टम करके। जॉर्ज डाल्टन डैंटन, यहां से लिखना जॉर्ज डैंटन, हु लेटर बिकेम एक्टिव इन रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स, बाद में उन्होंने क्रांतिकारी वाला जो राजनीति था उसमें हिस्सा लिया। रोट टू अ फ्रेंड, उन्होंने अपने एक पत्र दोस्त को लिखा इन 1793। लुकिंग बैक अपॉन द टाइम, उस समय में पीछे जाकर के देख रहे थे, व्हेन ही हैड जस्ट कंप्लीटेड हिज स्टडीज, वो अपने दोस्त को किस बारे में बताना चाह रहे थे कि जब उन्होंने तुरंत अपना पढ़ाई कंप्लीट किया था उस समय के बारे में बताना चाह रहे थे। आई वॉज एजुकेटेड इन द रेसिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसेस, वो बताना चाहते हैं कि प्लेसेस के एक रेसिडेंशियल कॉलेज में उनका एजुकेशन कंप्लीट हुआ। देयर आई वॉज इन द कंपनी ऑफ इम्पोर्टेंट मैन, वहां पे मैं किसके साथ था, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ था। वंस माई स्टडीज एंडेड, जैसे ही मेरा पढ़ाई खत्म होता है, आई वॉज लेफ्ट विद नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं बचता है। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ पोस्ट, मैं एक पोस्ट के लिए, पोस्ट, अब यहाँ पोस्ट का क्या सेंस हो सकता है इसको समझते हैं। पोस्ट मतलब होता है कोई जॉब वगैरह, जैसे यहाँ पर जैसे मार पड़ता है ना जॉब के लिए, वैसे ही। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन एट द लॉ कोर्ट्स इन पेरिस, जो लॉ का जो होता है ना कानून की, तो कानून यानी कि पेरिस में जो लॉ कोर्ट था उसमें जगह पाना बड़ा मुश्किल था। द चॉइस ऑफ करियर इन द आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी एज आई वॉज नॉट नोबल बाई बर्थ। ओके, आर्मी में मैं जा नहीं सकता था क्योंकि मैं जन्म से नोबल नहीं था। नॉर डिड आई हैव अ पैट्रॉन, नहीं मेरे पास वो, आप ऐसा समझ सकते हैं पैट्रॉन का मतलब कि जैसे गॉड फादर टाइप का, कि उनको ऐसा कोई भी नहीं था। द चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी अ रिफ्यूज, चर्च भी सरल हमको नहीं दे पाएगा, यानी कि अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ऑफर भी नहीं किया। आई कुड नॉट बाय एन ऑफिस, मैं ऑफिस भी नहीं खरीद सकता था। एज आई डिड नॉट possess अ सो, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए इसका तो हिंदी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जागीर वगैरह भी हो सकता था कि बहुत ज्यादा धन संपत्ति का ही मालिक नहीं था। माई ओल्ड फ्रेंड्स टर्न देयर बैक्स टू मी, अब वो अपना पीठ दिखा दिए। द सिस्टम हैड प्रोवाइडेड अस विद एन एजुकेशन विदाउट हाउएवर ऑफरिंग अ फील्ड वेयर आवर टैलेंट्स कुड बी यूटिलाइज्ड, सिस्टम हमें एजुकेशन ऐसी दे दिया, मतलब एक होता है ना कि जब लिखा हुआ है सिस्टम हैड प्रोवाइडेड अस विद एन एजुकेशन विदाउट हाउएवर ऑफरिंग अ फील्ड, मतलब एजुकेशन दिया बिना ये ऑफर करते हुए कि तुम्हारे पास जो टैलेंट है उसको यूटिलाइज कहाँ करोगे, कैसे करोगे। तो ये तो देखिए आप ये उस समय के बात बता रहा है। एन इंग्लिश मैन आर्थर यंग ट्रेवल्ड थ्रू फ्रांस ड्यूरिंग द ईयर्स फ्रॉम 1787 टू 1789, रो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ हिज जर्नी, उन्होंने भी अपने जीवन के बारे में लिखा। ही ऑफन कमेंटेड ऑन व्हाट ही सॉ, उसने क्या देखा उसको हमेशा वो लिखते थे। ही who decides to be served and waited upon by slaves, उन्होंने डिसाइड किया सर्व करना और waited upon by slaves, ill treated slaves at that, must be fully aware that by doing so he is placing his property and his life in a situation which is very different from that he would be in had he chosen the service of free, मतलब अब देखिए वो क्या हुआ था ना कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोगों की सेवा करेंगे, ठीक है, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों की देखभाल करेंगे, जो स्लेव से, गुलाम से, जिनके साथ इल ट्रीट किया जा रहा था, उनका मतलब पूरी तरीके से समर्पित हो गए अपने आप को, अपने प्रॉपर्टी, धन संपदा, सब चीज को लेकर के फ्री में सर्विस कर रहे थे। वेल ट्रीटेड मैन एंड ही हु चूजेस टू डाइन टू द अकम्पेनमेंट ऑफ हिज विक्टिम्स ग्रोन्स शुड नॉट कंप्लेन इफ ड्यूरिंग अ राइट हिज डॉटर गेट्स किडनैप और हिज सन्स थ्रोट इज स्लिट। अभी भी समझिए कि वो मतलब ऐसा था उनके जीवन में कि ऐसा करने में क्या होता है कि उनके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम भी होने लगता है। अक्सर आप मूवी वगैरह में देखते होंगे कि जब कोई आदमी किसी की मदद करने लगता है, जैसे मान लो एक आदमी किसी गरीब को बहुत सता रहा है, अब वो जब गरीब की मदद करने लगेंगे तो आपके परिवार के साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है, वैसा भी उनके जीवन में हो सकता था। लेकिन इन सब का परवाह किए बगैर उन्होंने क्या किया, सर्व करने का रास्ता
चूज किया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग सेकंड द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि रिवोल्यूशन का आउटब्रेक क्या था, कि रिवोल्यूशन कब फूटा, मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पर कब हुआ। Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section। आप इससे पहले उन्हें टैक्स क्यों बढ़ाना पड़ा, इसका कारण आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। How do you think he could have gone about doing this? कैसा हुआ होगा ऐसा करते हुए, उनको क्या क्या चीजें गुजरना पड़ा होगा। In France of old regime the monarch did not have the power to impose taxes। पुराने समय में ना राजा के पास पावर नहीं होता था कि वो अपनी इच्छा से अकेले में जितना चाहे उतना टैक्स लगा दे। Rather he had to call a meeting of Estate General। उन्हें सभी स्टेट को बुलाना पड़ता था और उसके जनरल को बुलाना पड़ता था, which would then pass his proposal for new taxes। उसके बाद वे अपना प्रपोजल दिया करते थे नया टैक्स को लेकर के। The Estate General was a political body to which the three states sent their representative। तीनों स्टेट से जो रिप्रेजेंटेटिव आता था वो बताता था कि हाँ आपको मतलब टैक्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। However, the monarch alone could decide when to मीटिंग कब बुलाना है वो खुद अकेले डिसाइड। The last time it was done was in 1614। ऐसा मीटिंग 1614 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ था। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the Estate General to pass proposal for the new taxes। उन्होंने भी बुलाया 1789 को 5 मई को कि चलो भैया नया टैक्स लगाना है, क्योंकि खर्चा तो निपट नहीं रहा है तो टैक्स से काम चलेगा। A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates। तो वर्सेलिस में जो रेस्प्लेंडेंट हॉल था, उनको जितने भी डेलीगेट्स आ रहे थे उनको रहने के लिए या उनको व्यवस्था करने के लिए उसी वर्सेलिस में जो हॉल था उसको बुक किया गया। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। फर्स्ट और सेकंड ने 300 भेज दिया। हु वर सीटेड इन रॉ फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स, आमने सामने बैठे हुए थे। while the 600 member of third estate had, अब उनके पीछे उनको खड़ा होना पड़ा। वाह, the third estate was represented by its more prosperous and educated members। थर्ड एस्टेट में जो लोग थे ना वो थर्ड एस्टेट के सबसे अमीर और पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। Peasants, artisans and women were denied entry to the assembly। किसान को, जो कलाकार मजदूर लोग हुआ करते थे, महिलाओं को असेंबली में जाने का अनुमति नहीं था। थर्ड स्टेट से कौन कौन लोग गए थे, तो बस पढ़े लिखे और अमीर लोग गए थे। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them। उनके जो शिकायतें और जो डिमांड था वो उनको लिस्ट किया गया 40,000 लेटर्स के रूप में, ठीक है। यानी कि इतने सारे लोग लेटर्स लिख के दिए थे अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, वो लेटर लाया गया था, ठीक है। उसमें सभी लोगों का लेटर्स था। Voting in Estate General in the past had been conducted according to the principle that each, यानी कि सभी estate में ना एक वोट हुआ करता था। This time too, Louis XVI was determined to continue the same। उन्होंने भी कहा कि ठीक है भैया जो चलते आ रहा है वही हम भी चलाएंगे, सबको एक वोट देने का अधिकार है। But members of the third estate demanded the voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote। अच्छा, अब समझिए इस बात को। पहले क्या था कि पास्ट हैज बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट, सबका एक वोट है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब ऐसे में तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्या होता था फर्स्ट और सेकंड वाला किसी एक चीज को वोट दे देता था और थर्ड वाला अकेले, तो इनका एक वोट होता था और इन लोगों का एक एक मिला करके 2 वोट हो जाता था, ये लोग कोई चीज पास करवा लेते थे। अब इन्होंने कहा कि मेरे पास 600 लोग हैं अकेले में, ठीक है, और मेरे पास ज्यादा लोग हैं, आपके पास कितने लोग हैं, आपके पास 300 लोग हैं, ओके, तो 300 लोग हैं, तो आप क्या करिए एक एक वोट मिलाइए। तो इससे क्या होता है ना, थर्ड स्टेट वाले भी आगे आ जाते। बहुत अच्छा प्रपोजल था, ठीक है। This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract। उस किताब में लिखा गया था ऐसा कि कभी भी अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेट को लाना चाहते हैं, तो आपको सबको वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। When the king rejected this proposal, members of the third estate walked out of the assembly in the protest। थर्ड estate के जितने ही मेंबर्स थे वो बाहर निकल गया प्रोटेस्ट करने को लेकर के, ठीक है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको वो बता रहे थे। आज के बाद जो है वो आपको नहीं बताएंगे हम, जो सोर्स ए है वो आप लोग खुद करिएगा, उसका कोई काम भी नहीं है, वो बस एक स्टोरी था जो कि उस समय के लोगों के लाइफ में गुजरा हुआ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।